अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है रे? হয়ে গেছে স্যার। ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास ही है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मंडे हम लोग नॉर्मली क्लास नहीं करते। सैटरडे में बोला था बट टाइम एडजस्ट नहीं कर पाया। ठीक है। तो सर हम लोग अभी ना थ्योरेटिकल पार्ट में बात कर रहे हैं, माने कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव थ्योरी। यानी इक्विटी डेरिवेटिव प्रैक्टिकल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया मिल चुका है। हाँ, लेकिन उसमें और भी थोड़ा सा डिस्कशंस करना है, स्पेशली स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना सर, स्ट्रेटेजी में मैं आपके साथ और भी बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, लाइक फ्यूचर मार्केट एज वेल एज ऑप्शंस मार्केट, कॉल पुट, ऑप्शंस, ग्रीक का एरिया, एज वेल एज स्ट्रेटेजी, लिटिल थोड़ा बहुत हुआ है और डिटेल्स और थोड़ा स्ट्रेटेजी डिफरेंट और भी स्ट्रेटेजी जानना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये थ्योरेटिकल जो एरिया है, एज ए इक्विटी डीलर आप लोगों को ये थ्योरेटिकल नॉलेज का ज़रूरत है, और जो आगे जाके एग्जाम में भी आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो इसीलिए मैं ये थ्योरेटिकल एरिया आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलो सर आगे देखते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस में क्या है, और फिर बात को बढ़ाते हैं। विश्व, गुड गुड मॉर्निंग विश्व। मॉर्निंग दादा। मॉर्निंग सर। मार्केट तो अपना ऊंचाई छू रहा है दिन बे दिन। अच्छा बात है सर। चंद्रयान की तरह एकदम। आप लोगों को पता है सर, चंद्रयान 3 सबको पता होगा। 40 डेज लगेगा, 40 दिन लगेगा, और इस बार चंद्रयान मून के साउथ पोल में जाएगा, जो आज तक कोई नहीं जा पाया। ऐसा इच्छा है। देखते हैं क्या करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटा मोटी अभी हर जगह में इंडिया इंडिया ही चल रहा है। ठीक है सर। खबर है कि नहीं आप लोगों को चंद्रयान के बारे में? कि खबर नहीं नहीं तो था। হ্যাঁ দাদা। हाँ सर। वही मैं पूछ रहा हूँ। हम बेसिकली इसलिए मुझे चंद्रयान याद आ गया। इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा, उसको तो हमेशा जलन होता है ना। तो पाकिस्तान ने एक ट्विटर पे एक वीडियो काफी वायरल हुआ। तो वहां पर कोई एक बड़ा सा फानूस बनाया, लुक लाइक अ रॉकेट, ठीक है, रॉकेट की तरह देखने में है। तो उसको, फानूस को उड़ाया, तो फिर बोला कि ये पाकिस्तान का चंद्रयान है। तो बड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है, कम से कम जल के मारे कुछ तो उड़ाया। ठीक है चलो। ওটাই হবে স্যার, এখন আর কিছু নিয়ে ইন্টারেস্টও দিতে পারছে না। वहीटाই বলছি। पाकिस्तान का ही लोगों ने वीडियो को बनाया, कुछ लोग अपना ही मजाक उड़ाने के लिए। আর সারা জীবন যদি লোকের পেছনে লাগবে তার কি করে হবে? সারাদিন ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ মাথা খারাপ করে রেখেছে। अच्छा चलो, इंडियन मार्केट तो रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही रुकने का नाम ना लोगे। 19629 निफ्टी, मजा आ रहा है सर देख के। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग शायद सोच रहे हो थोड़ा सा जगह तो दे लेने का। लेकिन सर हम लोगों ने देखा था ना कि मार्केट अभी ट्रेंड में है। हाँ, मार्केट में कोई जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स हम लोगों ने चेक किया था, याद होगा आप लोगों को, टेक्निकल पैरामीटर्स भी साथ दे रहा था कि मार्केट अभी किसी भी एंगल से नीचे का तो कोई डाउनग्रेडेशन का तो कोई चारा नहीं लग रहा था लास्ट 5-7 दिन का हिसाब से। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, देखने को तो पता चल ही रहा है सर। हाँ, सबसे बेहतरीन मौका इधर बना था। अगर ये मौका जिसने ले लिया, ये परफेक्ट टाइमिंग था सर, एकदम टाइमिंग था। मार्केट का ना एक चीज है सर, मैंने रियलाइज किया, मार्केट एक होता है टाइमिंग्स का खेला, ठीक जैसे वो क्रिकेट में होता है कि बैट्समैन अगर सही टाइम पे बॉल को मारा तो 4 या छक्का होगा, लेकिन टाइमिंग गलत होगा
तो आपको ज्यादा रन नहीं मिलेगा, 4 छक्का नहीं होगा। तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, अगर कोई ऐसा टाइमिंग मिस कर जाए, ठीक है, अगर मानो किसी ने टाइमिंग मिस कर दिया, तो क्या उसको मौका नहीं मिलेगा? सर उसे भी मौका मिलेगा, पर बड़ा मौका नहीं मिलेगा। तब थोड़ा सा शॉर्ट रन से खेलना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग साइडवेज मार्केट में देखते हैं। लेकिन सर एक होता है कि मार्केट ना जब ट्रेंड में होते हैं, तो तब भी कोई अगर चाहे ना बाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डर जाते हैं कि सर मार्केट तो अभी हाई में है, तो क्या हम लोग हाई में ले सकते हैं? अब आपको देखना है कि क्या मार्केट हाई से हायर लेवल में जाने का संभावना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग भी लास्ट क्लासेस में देख रहे थे सर, संभावना तो पूरा था, ठीक है। ऑब्वियसली इसके जैसा टाइमिंग का कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अगर बाई चांस कोई ये सिचुएशन या लेवल मिस कर गया, तब उसको ट्रेंड फॉलो करने चलना पड़ेगा, है ना। तब उसके लिए ट्रेंड ही है एकमात्र जगह जो उसको आगे लेके जा सकता है। और बाकी आप लोगों को पता है वॉल्यूम का एरिया, एवरेज का एरिया, मूविंग एवरेज का, तो जो आपको मतलब अल्टीमेटली टेक्निकली हेल्प करता है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को टेक्निकल का क्लास नहीं करा रहा हूँ, मैं डेरिवेटिव का ही क्लास कराऊंगा। कल करेंगे सर टेक्निकल। अच्छा, डेरिवेटिव में जो थ्योरेटिकल एरिया चल रहा है सर, उस पे मुझे याद आ रहा है सर, हम लोग ये वाला बात कर रहे हैं। कौन सा? चैप्टर 6 आई थिंक, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें ऑलरेडी ट्रेडिंग सिस्टम का ओवरऑल एक आइडिया, स्टॉक ट्रेडिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, मैंने ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंडेक्स का क्या है। आज आपके साथ थोड़ा सा मुझे कॉर्पोरेट एक्शंस में बात करना है, ये भी वाइटल एरिया है सर, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस ना काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये एक्चुअली फंडामेंटल अप्रोच है, समझ रहे हो सर। कॉर्पोरेट एक्शंस जो है ये एक्चुअली फंडामेंटल अप्रोच है, मैंने इस चीज को फंडामेंटल चीज में भी दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है कि कंपनी अपने लेवल में जो अलग अलग डिसीजंस लेते हैं ना, जो बेसिकली अकाउंटिंग रिलेटेड होता है या लॉ रिलेटेड होता है, या तो अकाउंट्स रिलेटेड होगा, मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस मेकिंग, एज वेल एज लीगल डिसीजन मेकिंग, तो जिसको एक्चुअली कॉर्पोरेट एक्शंस के नाम से भी जाना जाता है सर। जैसे जैसे फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे बहुत एक पॉपुलर डिसीजन होते हैं जो आप लोग भी देखते होंगे। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन से एक बहुत फेमस कॉर्पोरेट एक्शन है। जैसे कंपनी अगर एनुअल जनरल मीटिंग कर रहा है, ठीक है, जो एक लीगल स्ट्रक्चर है कंपनी का, करना पड़ता है सर एजीएम ईजीएम में। और डिविडेंड एक्चुअली कहाँ डिस्कशंस करते हैं? एजीएम में ही तो करते हैं। एजीएम के अंदर ही डिस्कशंस किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कंपनी के लिए हर साल साल में एक बार करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसका भी अलग अलग और कंपनी लॉ रिलेटेड रूल्स हैं कि कितना दिन बाद कंपनी को करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड के। तो वो सब लॉ के अंदर आप लोगों को, कॉर्पोरेट लॉ में जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं या सीएस वगैरह पढ़ते हैं, उनको काफी अच्छा मौका मिलता है जानने का। ठीक है, अभी उतना जरूरी नहीं है, बट बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो एजीएम ईजीएम का खेला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ईजीएम माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, माने अगर कोई बात एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं हो पाता है कंपनी के एंगल से, तो कंपनी उस बात को ईजीएम में करते हैं, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को बुलाते हैं और सब मिलके करते हैं सर। बड़े बड़े कंपनीज के केस में बड़ा बड़ा स्टेडियम भी होता है ईजीएम के लिए। जैसे रिलायंस वगैरह जब करते हैं उनका बहुत मेंबर होता है, तो कई बार मीटिंग बुलाते हैं, स्टेडियम में मीटिंग बुलाते हैं, सीरियसली, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, क्योंकि एजीएम एक बहुत एरिया, बड़ा एरिया है जहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता है। अब चलो, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि एज ए इक्विटी डीलर आप लोग ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बनोगे, ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरीज भी नहीं बनने वाले हो करेंटली। तो एज एन इक्विटी डीलर आपको जितना जरूरत है आप उतना नॉलेज रखो, क्योंकि जो लोग फाइनेंस रिलेटेड काम है ना सर, तो फाइन, लेकिन इसका मेन फोकस एरिया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ चीजें जो जरूरी होता है, इतना बात तो करना पड़ेगा, बस इतना एक रफ आइडिया लेने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको बात समझा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कॉर्पोरेट एक्शंस पे स्पेशलाइज तो नहीं होना है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शंस होता है। तो चलो सर, थोड़ा सा अब ये जो थ्योरेटिकल एरिया चल रहा है,
इसमें हम लोग क्या है, पढ़ने का नाम जिंदगी, मैंने पढ़ते चलो और समझते हुए थोड़ा सा रटते चलो, कुछ उपाय नहीं है, नियम है सर। तो एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस फॉर स्टॉक ऑप्शंस वुड बी एज फॉलोज, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस इन द सेंस, आप लोगों को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपके पास स्टॉक ऑप्शंस होते हैं। तो आप जब स्टॉक ऑप्शंस बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो कहना ये चाहते हैं कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज द मेन एरिया, ठीक है। तो मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ सर। द बेसिस फॉर एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस विल बी सच दैट द वैल्यू ऑफ द पोजीशंस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ऑन कम एंड एक्स डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस। सर ये कम डेट और एक्स डेट जो है ना बेसिकली डिविडेंड रिलेटेड है, कि डिविडेंड डिक्लेरेशन करने का पहले का डेट और डिविडेंड करने के बाद का डेट, ठीक है, उसको बता रहे हैं। कम डेट, कम मैंने एक्चुअली क्यूमुलेटिव, ठीक है, और ये मैंने एक्सक्लूडिंग डेट, ठीक है। तो कम एंड एक्स डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस विल कंटिन्यू टू रिमेन द सेम एज फार एज पॉसिबल। दिस विल फैसिलिटेट इन रिटेनिंग द रिलेटिव स्टेटस ऑफ पोजीशंस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ऑप्शंस में मनीनेस के बारे में समझते हैं, है ना सर, मनीनेस ऑफ दी ऑप्शंस, जिसमें आईटीएम का एरिया आता है सर, ओटीएम का एरिया आता है, एटीएम का एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन के अंदर। आप लोग बार बार सुने हो, देखे हो और पढ़ते कर मार्केट में अप्लाई भी करते हो। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि जो भी आपका पोजीशंस होते हैं ऑप्शंस मार्केट में, इन दी मनी, एट दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी, ठीक है, तो इसके साथ ये जो पर्टिकुलर डिविडेंड डिक्लेरेशंस का जो एरिया है, ठीक है, एक्स डेट और कम डेट, ठीक है, तो कम एंड एक्स डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस विल कंटिन्यू टू रिमेन द सेम एज फार एज पॉसिबल। दिस विल फैसिलिटेट रिटेनिंग द रिलेटिव स्टेटस ऑफ पोजीशंस, जिसमें कि आईटीएम का पोजीशंस, एटीएम का पोजीशंस या आउट ऑफ द मनी का पोजीशंस। दिस विल आल्सो एड्रेस इशू रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट्स। अब इसका आगे आगे मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ कि किस तरह से ये किसी भी कॉर्पोरेट एक्शंस का, चाहे वो सिर्फ डिविडेंड का ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीजें इसके अंदर रहते हैं। अब डिविडेंड तो एक वन ऑफ द पॉपुलर है ही। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले का सिचुएशंस और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद का सिचुएशंस आपको आगे पता लगेगा सर, कि मोटा मोटी क्या होता है पोजीशंस में, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम जोन में क्या पोजीशंस हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, एडजस्टमेंट शैल मीन मॉडिफिकेशंस टू पोजीशंस and or contract specifications as listed below such as the basic premises of adjustment, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस। अब आप लोगों को पता है ना सर स्ट्राइक प्राइस क्या है ना। एक्चुअली जो ऑप्शन चेन में आपको बार बार दिखाया गया है कि आप स्ट्राइक चूज करते हो, है ना, आपके सामने स्ट्राइक होते हैं। इवन आप जब किसी पर्टिकुलर, मानो निफ्टी में ही अगर किसी को ट्रेड लेना है तो वो निफ्टी में अलग अलग स्ट्राइक देखता है ना। निफ्टी का अगर आप किसी को मानो जुलाई का ही अगर किसी को चाहिए तो जुलाई 19,000 का अगर किसी को चाहिए तो वो 19,000 का स्ट्राइक चूज करेगा, है ना। जैसे अभी 19,000 समथिंग चल रहा है तो उसको 19,000 भी अवेलेबल हो सकता है ना, ऑब्वियसली होगा। तो 17,000 यहाँ पर अलग अलग और भी स्ट्राइक दिख रहा है, आईटीएम स्ट्राइक भी है, ओटीएम स्ट्राइक भी है, एटीएम स्ट्राइक भी है। यू ऑल नो दीज थिंग्स, ठीक है। स्ट्राइक मतलब, एक सेकेंड चेन थोड़ा ओपन कर लेता हूं। तो दिस स्ट्राइक ऑप्शन चेन के अंदर, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग बहुत ज्यादा जान चुके हो। तो ये जो स्ट्राइक है, ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा यहाँ बता रहे हैं कि एडजस्टमेंट शैल मीन मॉडिफिकेशन टू पोजीशंस और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, पोजीशंस क्या एक ट्रेडर ले सकते हैं। मार्केट में लॉट होता है सर, है ना, इसको मार्केट लॉट या मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, ठीक है, कि मिनिमम एक लॉट लेना पड़ता है आपको। जैसे कि निफ्टी ट्रेडिंग में 50 लॉट लेना पड़ता है। क्या लॉट में चेंजेस होता है कि नहीं होता कॉर्पोरेट एक्शंस में, इसी के बारे में थोड़ा बातचीत होगा सर अब। Any adjustment for corporate actions shall be carried out on the last day on which a security is traded. Security माने यहाँ पर security का मतलब जो options आपके पास है, stock options या index options, ठीक है, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट। इसीलिए नाम क्या है, सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, शेयर रिलेटेड कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि फ्यूचर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, दीज ऑल आर सिक्योरिटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा चीज है सर, ठीक है। तो इसमें ये सिक्योरिटी, एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस shall be carried out on last day on which a security is traded on a कम बेसिस, माने क्यूमुलेटिव बेसिस, माने जो
काफी दिनों से जिनका शेयर खरीदा हुआ है उनको डिविडेंड के तौर पे क्यूमुलेटिव बेसिस में बेनिफिट मिल सकता है इन द अंडरलाइंग कैश मार्केट आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। मैंने जब ट्रेडिंग आवर क्लोज हो जाएगा फिर उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट करना है करेगा। बस यही बात करना चाहता है, ठीक है। अब आपको मैं आगे आगे और सुनाता हूँ सर, सुनो पहले, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या बोलना चाहता है। अच्छा, और क्या एडजस्टमेंट के बारे में बोलता है सर? एडजस्टमेंट शैल बी कैरिड आउट ऑन एनी और ऑल ऑफ द अबव बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। अब कॉर्पोरेट एक्शंस भी अलग अलग तरह का होता है ना, जैसे एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी कैरिड आउट ऑन ऑल ओपन पोजीशंस। अब ओपन पोजीशंस के बारे में आप लोगों को आइडिया है, मैंने जब कोई पर्टिकुलर ट्रेडर अपना पोजीशन लेते हैं, सपोज बाई कर लिया लेकिन अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है, मतलब सेल अभी भी बाकी है, ड्यू है, तो या फिर कोई सेलर बना है, शॉर्ट सेलर बना है लेकिन अभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं करा किया, बायर नहीं बना है, तो जब जितना पोजीशंस ओपन रहते हैं, है ना, आप लोगों को ये चीज मैंने फ्यूचर की क्लास में भी समझाया था कि जितना ट्रेड मार्केट में ओपन पोजीशंस पे है, माने अभी या तो वो मतलब या तो नहीं सेल होगा, ठीक है, एक्सपायरी में होगा या उससे पहले भी हो सकता है। सो कहने का मतलब है कि जो भी चीजें ओपन पोजीशंस पे रहते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी कैरिड आउट on all open positions. Corporate actions may be broadly classified under stock benefits and cash benefits, ठीक है। इसको स्टॉक बेनिफिट्स के तौर पे भी देखा जाता है और कैश बेनिफिट्स के तौर पे भी देखा जाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि सर ये कैश बेनिफिट्स और स्टॉक बेनिफिट्स, मैंने सिंपल बात है सर, शेयर होल्डर को या तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। आप बात समझ रहे हो सर? शेयर होल्डर को या तो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। जैसे कि बोनस, राइट्स, मार्जर, डीमर्जर, ठीक है। मार्जर डीमर्जर माने जब दो कंपनी मार्ज करता है ना, जब दो कंपनी मिलता है उसे मार्जर बोलते हैं। जब दो कंपनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं डीमर्जर कहते हैं। अच्छा, बोनस माने सर कंपनी, आप लोगों को ये चीज पता है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करता है ना। नाउ बोनस शेयर इशू में क्या होता है, अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो कंपनी कई बार बोलते हैं 1:1 इशू में बोनस इशू करेंगे, कभी बोलेगा कि 1:2 के बेसिस में बोनस इशू करेंगे। माने कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट देना चाहता है। कैश बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिलेगा। अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है तो आपको उसमें कैश का बेनिफिट नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल सकता है, दैट इज बोनस शेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये वो वाला बोनस नहीं है कि जो आप देखते हो कि कोई शेयर होल्डर नहीं, जैसे एक होता है ना सर, जो लेबर को बोनस दिया जाता है जो साल भर कंपनी में काम करते हैं उनका, वो वाला नहीं सर, ये बोनस शेयर्स वगैरह होता है। अच्छा, राइट भी होता है सर, राइट शेयर भी होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बोनस होता है, राइट्स होते हैं। मार्जर डीमर्जर पे क्या होता है, इसमें भी ना स्टॉक बेनिफिट चलते हैं। जैसे अगर आपको मैं मार्जर डीमर्जर में एग्जांपल दूं, वोडाफोन आइडिया बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों मार्ज होके क्या नाम हो गया सर आजकल, क्या नाम पे? पहले तो दोनों का शेयर अलग होता था, अभी क्या? हाँ अभी वीआई हो गया ना सर। हाँ सर, थैंक यू, ठीक है। अब देखते हैं सर अगर कोई डेटा मिलता है, नहीं वी वोडाफोन आइडिया मार्जर, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या, अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वोडाफोन आइडिया मार्जर, रिसेंटली कोई कंपनी मार्जर हुआ है, किसी के पास कोई खबर है? तो था एनी न्यूज, तो के पास आजकल न्यूज रहते हैं, रिसेंट कोई मार्जर का न्यूज हो तो बताओ सर। हाँ बोलो। HDFC सर। HDFC, लेकिन वो तो अपने अंदर ही हुआ है, अपने अंदर ही हुआ है, HDFC बैंक और HDFC हाउसिंग फाइनेंस, वो दोनों भी मार्च किया है, बट हाँ ऑब्वियसली दोनों अलग एंटिटी था, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो वोडाफोन आइडिया का मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा, देखते हैं अगर मिलता है तो बता देते हैं। हाँ हाँ हाँ, किटा किटा बॉल। এইচডিএফসিতে যারা স্যার ছিল हाँ हाँ हाँ, তারা স্যার পার শেয়ারে 300 টাকা করে গেইন করেছে। আমার যে রিলেটিভ ছিল স্যার 300 টাকা করে পার শেয়ারে পেয়েছে। 300 টাকা করে পার শেয়ারে দিয়েছে যারা HDFC তে ছিল।
এইচডিএফসি এতে ছিল যারা, মানে হাউজিং ডেভেলপমেন্টে ছিল মনে হাউজিং এ হচ্ছে। যারা ছিল, মানে যারা অনলি এইচডিএফসি তে ছিল, তাদের শেয়ারের দাম বেশি ছিল নাকি? মনে হয় স্যার, কারণ আমাদের কালকে একটা রিলেটিভ বলছিল যে আমি এইচডিএফসি তে ছিলাম, তো এইচডিএফসি হুম, থেকে আমি পার শেয়ারে 300 টাকা করে গেম পেয়েছি মাস ডিরেকশন। তাহলে তাহলে তাই হবে। ठीक है, देखते हैं सर, अगर मुझे डेटा मिल जाए तो अच्छा रहता है। आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अगर मिल जाता है तो बड़ा रहता है, अच्छा रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, आज मैं इतना रेडी नहीं था, नहीं तो थोड़ा रेडी करके आते तो अच्छा होता, आप लोगों को दिखाने में हेल्प होता। क्या এখানে होता है कि বেদান্তার हाँ, वेदांता আর হচ্ছে হিফকনেট এরকম কিছু রয়েছে, পপকর্ন এরকম কিছু ঠিকঠাক শেয়ার। করে বল, একটা আপডেট দিতে পারিস না, বেদান্তার কে? কিছু মেবি একটা কোম্পানি মার্চ করেছে, আমার নামটা মনে পড়ছে না, অনেকদিন কেয়ার্ন, আগে। এটা রিসেন্টলি, এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন কিছু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। কেয়ার্ন ইন্ডিয়া। বেদান্তা কি করে? তো বেদান্ত তো তোমার মনে হয় মাইনিং এর কাজ করে সম্ভবত। মাইনিং এর কাজ করে, থ্যাংক ইউ স্যার। Anil Agarwal's Vedanta Limited concluded, एक second sir, concluded the merger of Cairn India with itself. It is statement the company announced the effective merger of the two companies on Tuesday. According to official statement, the merged company will have a larger pro forma market capital of 15.6 billion and a higher free float, माने फ्री फ्लोट माने जो मार्केट में अवेलेबल शेयर रहेगा, ठीक है, माने अवेलेबल शेयर जितना फ्री फ्लोट रहते हैं, एक्चुअली पब्लिक वही सब शेयर्स परचेज कर सकता है। माने अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप लोगों को मैं इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, ये एनआईएसएम सीरीज के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, इक्विटी डेरिवेटिव का स्टार्टिंग लेवल में जब मैं फ्यूचर पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, याद है ना सर? उसमें भी मैं आप लोगों को সেকেন্ড ये फ्री फ्लोट के अंदर बताया था कि फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मैंने जितना मार्केट में फ्री रहेगा, फ्लो करेगा, और उसी को लोग बाई सेल कर सकता है, ठीक है। अरे इसमें कोई डिटेल्स ही नहीं दिया है, बस मार्जर का खबर दिया है। लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि जब मार्जर होता है तो कई बार बेनिफिट दिए, जैसे कि अभी ये अपना संपौत बता रहा था ना कि 300 टाका करके पर शेयर में दिया है, तो या तो कैश बेनिफिट दे सकता है किसी एक को, या फिर शेयर का बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। जैसे वोडाफोन आइडिया के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, रिसेंटली भी कोई भी शेयर के दोनों कंपनी मार्च करेगा ना, या डीमार्च करेगा, तो शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इसका शेयर उसको दे दिया, मतलब एक के बदले दो शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, शेयर होल्डर लोग थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई क्या हमें क्या फायदा, तुम मार्च करोगे तो ठीक है, तुम मार्च करोगे हमारा क्या, तुम डिमार्च करोगे हमारा क्या। तो शेयर होल्डर को थोड़ा सा हर चीज में बेनिफिट चाहिए होता है। तो बेसिकली वही कर रहा है सर, कॉर्पोरेट एक्शंस में जब दो कंपनी, जैसे बोलता है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, लेकिन ये चुपके चुपके नहीं मिलते हैं सर, इनको पूरा दुनिया के सामने बोलना पड़ता है कि हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली दो कंपनी का शादी है, ठीक है। और जैसे शादी के बाद क्या होता है, पहले दो अलग अलग एंटिटी हुआ करता था, अब जैसे शादी हो गया एक अलग, मतलब एक मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी का शादी हुआ, सॉरी मिसेस मिसेस बन गया, चलो ठीक है, मिस्टर ए के साथ मिसेस बी का शादी हुआ। लेकिन पहले तो वो मिसेस नहीं था, पहले वो सिर्फ मिस थे, तो मिस्टर और इधर मिसेस बी, अब दोनों मिलके जब बन जाएगा मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। जैसे एक था ना मिस्टर अय्यर एंड मिसेस अय्यर, तो दोनों मिलके हो जाता है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, इसके ऊपर एक मूवीज भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लोग आगे जाके मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हो गया, पहले दोनों इंडिविजुअल था। तो मार्जर या डीमार्जर कुछ इसी तरह का चीजें हैं कंपनी लेवल में। और जब अलग होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है ये पर्सनल लाइफ में भी होता है ना, जब अलग होते हैं तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट एक एक होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा सोशल मैटर पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलता है। बाकी चर्चा तो ये सब अकाउंट्स जो लोग पढ़ते हो ना, सीए का, सीए अकाउंट्स एज वेल एज सीएम अकाउंट्स, सीएस में भी है, ये सब के ऊपर थोड़े डिटेल्स पढ़ा जाता है। अमलगमेशन इज ऑल्सो सिमिलर चीज, ठीक है, सिमिलर सम सेम थिंग लाइक दैट। अमलगमेट माने कोई भी सेम चीजें दो अलग एंटिटी अमलगमेट हो जाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब स्टैंडर्ड्स के तौर पे होते हैं सर, ठीक है। दो একটা कंपनी, हाँ क्या हुआ? ছিল না অ্যামালগামেশন, हाँ অ্যামালগামেশন বলে একটা চ্যাপ্টারই তো ছিল। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, ठीक है, ये सब बीकॉम लेवल में भी पढ़ने का हल्का फुल्का मौका मिलता है, ठीक है,
इसीलिए मैं जब स्टार्ट किया क्या बोला कि ये सब जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है सारा अकाउंट्स का खेला है सर, ठीक है, सारा का सारा अकाउंट्स का खेला है, अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है, उसी को कॉर्पोरेट एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इवन अगर आप लोग कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे मनी कंट्रोल, ठीक है, मनी कंट्रोल में आप लोग देखना कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर एक अलग एक रहता है, एक अलग से एक एरिया कवर करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर रहते हैं, यहाँ पे ही पर कहीं पर होगा। आजकल मुझे जल्दी में कुछ नहीं क्यों मिलता है, स्टॉक एक्शंस, यू कैन फाइंड इट हियर, मिलेगा सर, आप देखना सिर्फ ये देखो सर, ओनली कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर आप देख सकते हो। और ये देखो जैसे ये देखो सेंट्रल बैंक का, ये देखो बोर्ड मीटिंग, क्या क्या चीजें दिया है आपको, यहाँ से भी पता लग जाएगा कि क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शंस मार्केट में इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हो गया बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है, एक हो गया एजीएम ईजीएम, एक हो गया बोनस, एक हो गया स्प्लिट्स, एक हो गया राइट्स, एक हो गया डिविडेंड, एक होता है बुक क्लोजर्स, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर, ये मैं मनी कंट्रोल जैसे सॉफ्टवेयर में आ गया जो बहुत ही पॉपुलर है स्टॉक मार्केट अपडेशंस के लिए, काफी पॉपुलर है, बहुत दिनों से चल रहा है। आप अगर यहाँ पर जाते हो, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर आपको बोर्ड मीटिंग्स नजर आ रहा है, एजीएम ईजीएम नजर आ रहा है, ठीक है, बोनस नजर आ रहा है, स्प्लिट्स, ठीक है, स्प्लिट्स मैंने एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट्स, स्टॉक का प्राइस को स्प्लिट कर देता है। मैं अभी हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ, मैं जरूरत पड़ने से डिटेल्स में जाऊंगा सर, ठीक है, अभी जस्ट मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल्स में भी बातचीत हो सकता है। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है उसमें, से फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का दाम मार्केट में आप देख रहे हो 500 टका चल रहा है, अचानक से कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया और फिर स्टॉक स्प्लिट का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। से फॉर एग्जांपल आज देख रहे हो कंपनी का शेयर 17 जुलाई को 500 टका 20 तारीख के बाद आप देख रहे हो कि शेयर का दाम 250 हो गया। आपको क्या लगेगा, नॉर्मल जो जिनको उतना नॉलेज नहीं है उनको लगेगा कि भाई शेयर तो गिर गया है, चलो चलो भाई और लूटते हैं कंपनी को, मैंने शेयर और परचेस करते हैं। बट एक्चुअली ना इसका स्टॉक ही स्प्लिट हुआ है। कई बार क्या होता है कंपनी बोनस देता है, बोनस और स्प्लिट एक साथ करते हैं, ठीक है, और साथ में ये स्प्लिट जब होता है, स्प्लिट के पीछे का मेन कहानी क्या होता है, फेस वैल्यू। हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होता है 10 टका। अब कोई बोलेगा सर 10 क्यों, सर 10 के जगह आप 5 टका भी कर लो ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 1 टका भी हो सकता है। अब बोलेगा सर क्यों 1 टका, क्यों 5 टका और क्यों 10 टका, सर इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ये हर चीज का एक, जैसे आपको बोलेगा कि मार्केट में मिनिमम 1 रुपी कॉइन क्यों है, मिनिमम ₹1 का कॉइन क्यों है। पहले तो एक जमाना था सर जब मैंने तो देखा सर 5 पैसे का यूज मैंने किया, मुझे याद है, ठीक है, मैं कम से कम मिनिमम 5 पैसे का कॉइन होता था, ये मैंने तो यूज किया मेरे गाँव में। एक चॉकलेट मिलता था सर, थोड़ा सा ना झाल झाल होता है, झाल माने तीखा तो होता है, हल्का मीठा और तीखा होता है, उसको 5 पैसा एक चॉकलेट मिलता था। आप लोगों ने खाए कि नहीं आई डोंट नो, आजकल मिलता है कि पान पान की दुकान में मिलता था सर, छोटा छोटा जो पान का गुमटी होता है उसमें मिलता था। आजकल मिलता है कि, आजकल तो ऐसा नहीं देता होगा शायद, ছোট मिनिमम ছোট वन, ডিসপ্লে স্যার हाँ एकदम छोटा छोटा, একদম ছোট ছোট হ্যাঁ हाँ एकदम আগে এক एकदम টাকা छोटा এক छोटा, টাকা করে দিত মনে হচ্ছে एक এক हाँ টাকা मतलब কি তখন एक এক एक টাকা टका দিয়ে दिले আমার बोलते, ছটা আটটা করে দিত हाँ হ্যাঁ वैसे ছটা ही, আটটা করে পেয়ে যেত हाँ वैसा ही। तो मैं उसको लेता था सर 5 पैसा में, कम से कम 5 पैसा दो तुमको दे देता था, एक चॉकलेट या 2 चॉकलेट ऐसा। तो मैंने तो 5 पैसा का यूज किया, लेकिन आजकल 5 पैसा छोड़ो, 5 10 20 50 पैसा भी नहीं चलता है, मिनिमम 1 टका का अभी भी चलता है, लेकिन भिखारी वो भी नहीं लेता है सर, जो भिखारी होते हैं वो वही 1 टका लेना बंद कर दिया। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई बोलेगा सर फेस वैल्यू 10 क्यों है, तो फिर मिनिमम ₹1 क्यों है, ठीक है, अरे किसी भी चीज का एक मिनिमम वैल्यू तो करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, माने इकोनॉमी पर्पस। अब छोड़ो सर, तो यहाँ पर स्प्लिट का क्या कॉन्सेप्ट है कि शेयर का मिनिमम फेस वैल्यू अगर 10 है तो कंपनी क्या करता है, कंपनी के पास मानो मार्केट में 1000 शेयर फ्री फ्लोट है, ठीक है, मार्केट कैपिटलेशन। तो कंपनी क्या चाहता है कि अगर मार्केट में 1000 शेयर है, ठीक है, कंपनी का, और अगर मिनिमम फेस वैल्यू 10 है, तो आप मुझे बताओ 1000 शेयर 10 टका करके कितना होता है, 10,000, है ना, टोटल वैल्यू कितना हो गया, शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 1000 शेयर, फेस वैल्यू इज 10, सो टोटल शेयर का वैल्यू हो गया 10,000।
अब जब कंपनी स्प्लिट करेगा तो कंपनी बोनस भी डिक्लेयर कर देगा। तो कंपनी बोलेगा कि भाई शेयर होल्डर को 1 के बदले 1 दे देते हैं। क्या कर देते हैं सर? 1:1 कर देते हैं। तो कंपनी क्या करेगा? 1000 शेयर के बदले कंपनी का 2000 शेयर हो जाएगा। हेलो, है ना? मार्केट में कंपनी का शेयर 2000 हो जाएगा, लेकिन कंपनी अपना वैल्यू नहीं चेंज करेगा। अब इस बार क्या करेगा? कंपनी स्प्लिट कर देगा। ये जो 10 रुपी का फेस वैल्यू था ना, इसको 5 टका कर देगा। 50% में स्प्लिट कर दिया, मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। सिंपल बात है, छुट्टा करा दिया सर। आपके पास एक 500 का नोट था, उसको आप 100 का 5 नोट कर दिए। बात तो एक ही है ना, 500 into 1 और 100 into 5, 1000 into 10 और 2000 into 5, छुट्टा करा दिए सर। ठीक है, खुचरो कर दिलो। ठीक है, तो 2000 करके 5 शेयर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। 5 टका मिनिमम हो गया। अब 5 टका मिनिमम हो गया तो आपका ओवरऑल वैल्यू फिर 10,000 ही रहा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया सर। अगर कोई मिस्टर एक्स, ठीक है, या मिस्टर वाई। দাদা हाँ बोलो सर, बोलो। যে একটা কোশ্চেন আছে, যদি কারোর ফেস ভ্যালু 1 থাকে তাহলে তো সে স্প্লিট করতে পারবে না, তাই তো? করতে পারবে না এরকম নয়, আটানা করে হবে। না, ওটা করলে তো তাহলে পয়সায় চলে আসবে। হ্যাঁ, পয়সায় আসুক না, অসুবিধা কি আছে? ওর ফেস ভ্যালুকে 50 পয়সায় দেখাবে, তো 50 পয়সা করলে কি কোনো অসুবিধা আছে? যদি তোর কোম্পানির ফেস ভ্যালু ₹1 হয়, তুই 50 পয়সা পার শেয়ারের ভ্যালু হয়েছে, তো অসুবিধা কি? এটা ফেস ভ্যালু, তো মার্কেট ভ্যালু তো নয়। না না, আমি ওটা বুঝতে পেরেছি। আমি জানতাম না যে পয়সায়ও আনা যায়, ওটাই বলছি। आराम से তুই কর না, পয়সাতে কর না, কি অসুবিধা আছে? बेसिकली कंपनी, जैसे तुम रिसेंटली अगर देखोगे आईटीसी का टीसी फेस वैल्यू, आई थिंक फेस वैल्यू इसका 5 टका है मोस्ट प्रोबेबली। 5 टका की 1 टका, मे बी 1 टका। ओ 1 टका कर दिया, पहले नहीं था एक। ये देखो सर, 1 टका फेस वैल्यू है, माने आईटीसी का शेयर का मार्केट प्राइस है 474 समथिंग, हाँ, लेकिन उसका फेस वैल्यू है ₹1। फेस वैल्यू माने मिनिमम वैल्यू, किसी भी चीज का एक मिनिमम दाम लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मार्केट में प्रैक्टिस जो होता है, जो लोग अकाउंट्स बचपन से करते हो, लाइक क्लास 11-12 से अकाउंट्स करे आ रहे हो, उनको पता होगा सर एक चीज, क्यों बाकी जो लोग आगे जाके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स या सीएमए फाउंडेशन भी पढ़ रहे हो, दे ऑल्सो नो, या इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब बचपन में कंपनी अकाउंट्स करते थे, तो आप लोग कभी ₹1 वाला तो नहीं देखे होंगे। हाँ विश्व, মিনিমাম 10 টাকার শেয়ার দেখতিস, তাই তো? বইতে যে एग्जाम्पल গুলো থাকতো, फेस वैल्यू 10 ही ज्यादा होता था ना। ভুল গए স্যার আপনার। বিকমের স্যার অঙ্ক ছিল তো। হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, মিনিমাম 10 টাকার শেয়ারে করতিস, 1 টাকার শেয়ারে তো করতিস বলে আমার মনে হয় না। এগুলো সব 10 টাকার শেয়ার থাকতো, বইয়ের एग्जाम्पल, মানে बुक से जो एग्जाम्पल গুলো থাকতো। बट मैंने इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 टका नहीं हो सकता, तुमको ऐसा भी कंपनी मिल जाएगा जो 10 रुपी में भी अपना फेस वैल्यू दे रहा है, जो 5 रुपी में भी अपना फेस वैल्यू दे रहा है, आपको वैसा भी मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट और कुछ नहीं है, स्टॉक स्प्लिट के बारे में मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था। स्टॉक स्प्लिट इस तरह से कर देता है, लेकिन फेस वैल्यू का ना एक मतलब इनर लेवल डेवलपमेंट है। यहाँ पर फेस वैल्यू गिरेगा तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। फेस वैल्यू अगर 50% में गिरेगा तो मार्केट वैल्यू 50% में गिरा देगा। और ये तब करता है कंपनी, जब कंपनी देखता है कि उसका शेयर मार्केट में एक्सपेंसिव हो गया है। जब उसका शेयर मार्केट में एक्सपेंसिव हो गया है, काफी सारे लोगों को लग रहा है कि शेयर ज्यादा महंगा है, हम लोग नहीं ले सकते, तो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को या रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर इधर कंपनी का एक एक शेयर का दाम अगर महंगा हो जाएगा तो ट्रेडिंग में मार्जिन महंगा हो सकता है ना। कैश मार्केट ट्रेडिंग में ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी देखता है कि उसका बिजनेस में इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, अगर कंपनी को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि एमआरएफ को देखो, एमआरएफ ने तो शायद कभी स्प्लिट किया ही नहीं, शायद, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बहुत दिन का कितना इतिहास पता करे, बट एमआरएफ को अगर देखोगे तो एमआरएफ ने स्प्लिट किया ही नहीं। हाँ बोलो। এমআরএফ এর মনে হয় ফেস ভ্যালু 10 হবে তো তাহলে। ফিক্স করলে করবে।
वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसने किया ही नहीं सर। एक शेयर का दाम चल रहा है एमआरएफ का 1,02,020। ठीक है। আমি এমআরএফ নিয়ে কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম দাদা, তুমি বলে দিলে। ठीक है, इसने अपना स्टॉक को स्प्लिट ही नहीं किया कभी। ठीक है, क्योंकि इसको अपने हिसाब से रखना पड़ा। ये अपना अपना पैटर्न फॉलो करता है, इसका अपना कस्टमर बेस है। देखिए, इसका अपना कस्टमर बेस है, तो उसके हिसाब से वो बना के रखा है, उसको स्टॉक स्प्लिट करने का इच्छा ही नहीं है। अच्छा तुम बताओ, कौन सा मतलब नॉर्मल लोग कभी भी ऐसा करेगा, 1 लाख में एक शेयर खरीदेगा? नॉर्मल लोग तो नहीं करेगा। हाँ, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बंदा वही करेगा, वही कर सकता है, नॉर्मल लोग तो नहीं कर पाएगा। रिसेंटली तो सर 80,000 समथिंग चल रहा था, बट लेटेस्ट कंपनी का जो ग्रोथ आया है मार्केट का, उस ग्रोथ में इसने भी अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया। इसका फेस वैल्यू 10 टका है, 10 रुपी फेस वैल्यू है। हाँ, अगर कंपनी कभी चाहे कि इसको कम करना चाहता है, स्प्लिट करना चाहता है, वो फेस वैल्यू को 50% में डिस्काउंट करेगा, मैंने डिस्काउंट मैंने कट करेगा। ठीक है, और फिर टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, मैंने सॉरी मार्केट शेयर, एक एक शेयर का दाम कम हो जाएगा, लेकिन टोटल मार्केट वैल्यू नहीं चेंज होगा सर। टोटल जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज नहीं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा। हाँ, बस मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स वो बदल जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में शेयर्स जो है वो बदल जाएगा। अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके बदले उसके पास 2 शेयर होगा, लेकिन बस वैल्यू कट हो जाएगा। 10 का चीज 5 का हो जाए तो क्या होता है? 10 का चीज अगर 5 का हो जाए तो क्या होगा? बस वही होगा, तो मार्केट वैल्यू भी गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर फिर से ट्रेड बढ़ जाता है सर। इसलिए कंपनी कई बार ये सब करते हैं, ट्रेडर्स को एज वेल एज इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दीज आर, টিসিএস করে, हाँ बोल। টিসিএস তো করে বেশিরভাগ। हाँ, टीसीएस करता है, इन्फोसिस भी करता है। इन्फोसिस भी देखना, जैसे ही इसका शेयर मोटा मोटी 1,500 2,000 क्रॉस करता है, ज्यादातर केस में देखा जाता है कि इन्फोसिस कर लेता है, टीसीएस भी कर लेता है। कई बार कोई बहुत सारे कंपनी करता रहता है। आप लोग कॉर्पोरेट एक्शंस को नजर रखना, देखना आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर स्प्लिट का एरिया। कॉन्सोलिडेशंस, ठीक है, ये कंपनी अपने आप को इंटरनल लेवल में कॉन्सोलिडेट करते हैं, मतलब 2-3 कंपनी मिला के अपना एक कॉन्सोलिडेशंस बना दिया। ये कंपनी अपने अंदर जो अलग अलग सब्सिडीज है उसके अंदर भी कभी कभी कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं। हाइव ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है ना सर, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ आपको। ये भी एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बट फिर भी एक बार देख लो। एक सेकंड, हाइव ऑफ का बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, यानी स्लम सेल सुने हो सर? ये इनकम टैक्स में भी पढ़ा जाता है ये चीज। जैसे स्पाइस जेट का टैक्स सिचुएशन हुआ था, ये देखो क्या बोलता है कि स्पाइस जेट सेड दैट स्पाइस एक्सप्रेस हाइव ऑफ वुड स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट एंड वाइप आउट ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स नेगेटिव नेट वर्थ एंड अनलॉक सिग्निफिकेंट वैल्यू। और इसमें कंपनी क्या करता है, अपना एक बड़ा पोर्शन को वो मतलब सेल कर देता है। ठीक है, HiveOp has been done keeping in mind that airlines aim to boost the growth of its cargo business as well as provide a more streamlined and efficient service to its customer. The separation has been effective from April 1। मैंने इसमें क्या कर रहा है, ये अपना एक बड़ा सा पोर्शन, जैसे कि HiveOp its कार्गो एंड लॉजिस्टिक डिविजन, मतलब अपना एक बिजनेस में टोटल एक मानो एक पैसेंजर डिविजन है। जैसे ये अगर आप स्पाइस जेट को ही देखो तो इसका एक पैसेंजर डिविजन है, एक कार्गो डिविजन है। ठीक है, तो कार्गो एंड लॉजिस्टिक डिविजन, तो एयरलाइंस दोनों दोनों हिस्से से कमाते हैं, है ना सर? एयरलाइंस दोनों हिस्से से कमाते हैं, तो जब एयरलाइंस अलग अलग हिस्सों से कमाते हैं तो उसका दोनों डिविजन्स में एक डिविजन्स को अगर वो सेल कर दे या फिर उसको कंप्लीटली अलग कर दे, ठीक है, तो फिर कंपनी का जो सिचुएशंस रेडी होता है उसको हाइव ऑफ सिचुएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का न्यूज भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइव ऑफ examples. IT department is being hyped up into a new company. The company decided to hype up some of its less profitable concerns. यानी जो थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल है उसको क्या करेगा कंपनी, बेच देगा या फिर अलग कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, कंपनी को सुविधा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कंपनी का बढ़ जाएगा, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है।
ये मेनली हाइवॉफ का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ। मैं एक्चुअली वही ये ढूंढ रहा था, एग्जांपल्स ढूंढ रहा था। शेयर मार्केट रिलेटेड एग्जांपल्स ज़्यादा अच्छा होता है। इसका सिंपल मतलब, अरे बंगाली मतलब निकल गया। हाइवॉफ शेयर मार्केट, स्पाइस जेट का ही बता रहा है सर, ठीक है। इसका शेयर का दाम भी बढ़ गया सर आफ्टर हाइविंग ऑफ कार्गो एंड लॉजिस्टिक, ठीक है। स्पाइस जेट में इसका न्यूज़ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक अलग एंटिटी बना देता है उसको अलग से, जैसे इसका आईटीसी का भी ऐसा एक खबर आ रहा है सर कि मोस्ट प्रोबेबली आईटीसी अपना होटल बिजनेस को अलग कर देगा, ऐसा एक खबर आ रहा है, ठीक है। होटल बिजनेस को अलग कर सकता है, तो इस तरह का सिचुएशन सर। साथ साथ आपको और चीजें देखने को मिलेगा, वारंट एक होता है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पॉइंट्स बताओ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बोनस जैसे यहाँ पर बाकी हर चीज में थोड़ा सा डिटेल्स दिया है, जैसे और भी चीज आपको मिलेगा, वारंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड। अब आगे जाके आपको हर चीज का डिटेल्स भी मिलेगा, ठीक है। एलाबोरेट भी किया गया है, ठीक है। जैसे बोनस, स्टॉक स्प्लिट्स एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, तीनों चीज बोला है। फिर आगे जाके बोनस में, जैसे बोनस यहाँ पर क्या बोला है, जैसे ए यूज टू बी, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर है ए प्लस बी बाई बी, माने जिसका जितना शेयर रेशियो था उस हिसाब से बोनस दिया गया है। अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको 2 शेयर या 3 शेयर, कंपनी जिस तरह से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। स्टॉक स्प्लिट भी मैंने आपको बताया, वो डिवाइड कर देता है ना सर, ए बाई बी, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर है ए बाई बी, ये फैक्टर थोड़ा याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। बोनस का फैक्टर है ए यूज टू बी, मैंने ए प्लस बी बाई बी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि किस तरह से रेशियो का एडजस्टमेंट होता है ना, बेसिक मैथ्स है। ए प्लस बी बाई बी। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, ए यूज टू बी, तो ए बाई बी हो जाएगा। राइट्स माने नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है। माने अगर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ए है, राइट्स एंटाइटलमेंट मतलब राइट टू सब्सक्राइब, मैंने अभी किसी और को आप राइट बता रहे हो, मैंने हो सकता है क्या होता है ज्यादातर केस में, राइट शेयर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोलते हैं, इसको राइट इशू भी बोलते हैं सर, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोलते हैं कि हम आपको और एक बार शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सस्ता रेट में दे सकते हैं। ये थोड़ा सा कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं एग्जिस्टिंग वाले के लिए, मतलब उतना फायदा नहीं होता, बट डिपेंड करता है सर कंपनी टू कंपनी। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर मानो कंपनी के पास ए माने मान के चलते हैं 1 करोड़, ठीक है। अब राइट एंटाइटलमेंट, कंपनी एंटाइटल माने क्या, कंपनी और लोगों को ओनरशिप देना चाहता है या फिर एग्जिस्टिंग को ओनरशिप जाता है, तो इसलिए राइट तो सब्सक्राइब देते हैं। तो जो पहले था उसके साथ और शेयर ऐड हो जाएगा, मानो पहले 1 करोड़ था, कंपनी और 50 लाख करने का कोशिश किया, तो टोटल एंटाइटलमेंट हो गया ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह का ये हो गया राइट्स। राइट्स में और कुछ नहीं, कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा। और नॉर्मली राइट्स के केस में क्या होता है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करते हैं, राइट इशू बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे अंडरलाइन क्लोज प्राइस ऑन द लास्ट कम डेट इक्वल्स टू मानो पी, ठीक है। लास्ट कम माने यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेट होता है। इशू प्राइस ऑफ द राइट बताया है एस, बेनिफिट पर शेयर बताया है ई, बेनिफिट्स पर राइट एंटाइटल बताया है पी माइनस एस, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिकली इक्वेशन डेवलप किया गया है कि बेनिफिट्स पर राइट एंटाइटलमेंट, मतलब अगर आप लेते हो कंपनी का शेयर, तो जो लास्ट मार्केट क्लोजिंग प्राइस है क्यूमुलेटिव डेट में, ठीक है, और इशू प्राइस ऑफ द राइट माने करेंटली जो आपको इशू प्राइस मिलेगा, अगर ये मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सर, ये अगर 100 रुपीज था, ये अगर आपको 90 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है, तो आपका बेनिफिट कितना हो जाएगा, पी माइनस एस, माने 100 माइनस 90, इतना आपका बेनिफिट है। समझ रहे हो सर, बेनिफिट्स पर राइट्स एंटाइटलमेंट पी माइनस एस करके, या फिर बेनिफिट्स पर शेयर को यहाँ पर ई से डिनोट किया गया। तो बेनिफिट्स पर शेयर को कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा, जो आपका पी माइनस एस आएगा ना सर, जो भी आपका पी माइनस एस आएगा, उसको आप अपना जो शेयर का पुराना ओवरऑल शेयर है ए प्लस बी, मैंने पहले आपके पास कितना शेयर था, पहले आपके पास ए अमाउंट ऑफ शेयर था, अभी आपके पास कितना शेयर और आ गया, बी अमाउंट ऑफ शेयर भी आ गया, क्योंकि आपने न्यू एंटाइटलमेंट किया।
तो आपके पास टोटल शेयर कितना हो गया, A प्लस B, ठीक है। तो अभी आपको कितना टोटल कंपनी को मिला है, मतलब पर शेयर का क्या सिचुएशन रहा है, बेनिफिट पर शेयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ई फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर राइट एंटरटेनमेंट का वैल्यू कितना है, P माइनस एस, तो P माइनस एस से आप टोटल कंपनी के पास जितना है उसको डिवाइड कर दो, A प्लस बी, तो आपको पता लग जाएगा कि पर शेयर में कंपनी मतलब कितना बेनिफिट शेयर होल्डर ले रहा है। और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो इस तरह से आप इस इक्वेशंस को डेवलप कर सकते हो, P माइनस ई, माने P फॉर क्या, जो पुराना प्राइस है, ठीक है, शेयर का, और बेनिफिट्स पर शेयर जो है दैट इज ई, तो P माइनस ई, और P क्या है, जो ओल्ड प्राइस है, तो इसको एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं, P माइनस ई बाई P, माने कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस जो डिक्लेरेशन, राइट शेयर डिक्लेरेशन करने का पहले जो कंपनी का शेयर का दाम चल रहा था, ठीक है, कंपनी राइट इशू करने से पहले जो दाम चला, अंडरलाइन क्लोजिंग ऑन लास्ट क्यूमुलेटिव डेट, माने अनाउंसमेंट करने से पहले क्या दाम था, फिर कंपनी ने जो बेनिफिट दिया, तो बेनिफिट पर शेयर जितना मिलेगा उसको माइनस कर दो, और फिर जिस दाम से मेनली स्टार्ट हुआ था उसको डिवाइड कर दो, दिस इज द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये सब इक्वेशन थोड़ा याद रखिए सर, क्योंकि अगर आपको ये इक्वेशन थोड़ा समझ में आ जाता है ना, समझ में तो आ रहा होगा, कुछ नहीं है सर, कोई डाउट है तो बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ। कुछ है क्या इसमें, आपके पास ए अमाउंट ऑफ शेयर था, अब ए इक्वल्स टू कुछ भी मानो ना सर, 1 लाख मानना है 1 लाख मानो, 10 लाख मानना है 10 लाख मानो, 1 करोड़ मानना है 1 करोड़ मानो। राइट एंटरटेनमेंट एक कंपनी न्यू शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर वाले को ही दे रहा होगा, लेकिन ये एक राइट टू सब्सक्राइब दे रहा है कि भाई आप आओ कंपनी का शेयर खरीदो, हमें और पैसा दो, सिंपल बात है। देखिए अभी कंपनी का टोटल ओनरशिप चेंज हो गया, पहले ए अमाउंट ऑफ ओनरशिप था, अभी A प्लस बी अमाउंट ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, हेलो, আরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, है सर। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब अंडरलाइन क्लोजिंग प्राइस ऑन लास्ट क्यूमुलेटिव डेट, माने जब ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, राइट इशू का अनाउंसमेंट कंपनी करता है, उससे पहले क्या दाम चल रहा था, तो उसका दाम बता रहा है P, माने P फॉर प्राइस, इशू प्राइस ऑफ द राइट जो है, माने जिस दाम पे कंपनी राइट इशू कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मली मार्केट क्लोजिंग प्राइस से कम ही रहता होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं तो पब्लिक क्या बोलेगा कि भाई हम मार्केट से ले लेंगे, हम तुमसे अलग से राइट इशू में क्यों भाग लेंगे। अगर कोई शेयर मार्केट में 100 टका चल रहा है और कंपनी भी उससे 100 टका ही मांग रहा है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो कभी वो राजी होगा सर, हाँ, एग्जिस्टिंग से भी बोलेगी नहीं, मार्केट में भी 100 चल रहा है, आप भी 100 दो, कम से कम 5-10 तो कम करो, ठीक है, तो तभी तो बेनिफिट होगा ना। तो वही बता रहे सर, इशू प्राइस ऑफ द राइट, तो बेनिफिट पर शेयर को ई से डिनोट किया गया। अब बेनिफिट पर राइट एंटाइटलमेंट कैसे मिलेगा, P माइनस एस करने से पर राइट एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। बेनिफिट पर शेयर कैसे मिलेगा, ये E डिवाइडेड बाई P माइनस एस होल डिवाइडेड बाई A प्लस P। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, P जो आपका पुराना प्राइस है, वहां से आप देखो कितना बेनिफिट है, और उससे फिर से पुराना दाम को डिवाइड करो, डिवाइडेड डिविडेंड, अच्छा ये हो गया आपका राइट का। डिविडेंड इफ एनी, आप डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, डिविडेंड इफ एनी declared by the company along with rights shall be adjusted as per the prevailing dividend adjustment policy in future and option segment. Our methodology may result in fractions due to corporate actions. For example, a bonus ratio of 3:7. With a view to minimize fraction settlement, the following methodology is proposed to be adopted. Compute value of the positions before adjustment. Compute value of the positions taking into account the exact adjustment factor. Carry out rounding of the strike price and market lot, and compute value of positions based on the revised strike price and market lot. The difference between A and B, if any, shall be decided in a manner laid down by the group of adjusting strike price or market lot, so that no forced closure of open position is mandated. माने बेसिकली कहना ये चाह रहा है सर कि डिविडेंड के बारे में कह रहा है, डिविडेंड इफ एनी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अगर बाय चांस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है along with राइट्स, माने राइट इशू के साथ साथ कंपनी अगर, राइट इशू माने समझ गए ना आप लोग, ठीक है, इन सिंपल, बाकी सब बहुत डिटेल्स है लीगल स्ट्रक्चर में, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। राइट इशू माने कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग वाले को राइट इशू करते हैं, माने ये बेसिकली अनदर एक कॉन्सेप्ट है कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने का। डिविडेंड इफ एनी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी along with rights shall be adjusted as per the prevailing dividend adjustment policy। तो इसका जो भी पुराना पॉलिसी सिस्टम है FNO सेगमेंट में, उसी सिस्टम पे करते हैं।
तो नॉर्मली क्या बता रहे थे, मेथोडोलॉजी में रिजल्ट इन फ्रैक्शंस ड्यू टू द कॉर्पोरेट एक्शन, जैसे कि बोनस रेशियो में करेगा, माने अगर बोनस रेशियो अगर 3:7 था, उसी तरह से ये भी हिसाब कर लेगा विथ ए व्यू टू मिनिमाइजिंग फ्रैक्शन सेटलमेंट द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी, जिसमें क्या करने को बोल रहे हैं, कंप्यूट करो वैल्यू ऑफ द पोजीशंस बिफोर एडजस्टमेंट, माने एडजस्टमेंट से पहले क्या था उसका वैल्यू का कैलकुलेट कर लो, कंप्यूट वैल्यू ऑफ द पोजीशंस टेकिंग इनटू अकाउंट एग्जैक्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, कैरी आउट राउंडिंग ऑफ फॉर स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट लॉट, माने क्या कितना स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो उसका राउंड ऑफ करके देख लो और क्या मार्केट लॉट साइज है। फिर लास्ट में बता रहे हैं कंप्यूट वैल्यू ऑफ द पोजीशंस बेस्ड ऑन द रिवाइज स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट लॉट, ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो, अदरवाइज जो था वही रहेगा, बस वही बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब डिविडेंड के बारे में डिटेल्स में भी बोला है, अब डिटेल्स में क्या डिविडेंड के बारे में बोला है थोड़ा जान लो, डिविडेंड विच आर बिलो 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, डिविडेंड विच आर बिलो 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, नॉर्मली कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो फेस वैल्यू पे करता है, जैसे आप कई बार देखेंगे कि कंपनी ऐसा बोलता है कि 100% डिविडेंड, ठीक है, तो 100% डिविडेंड कभी मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, माने अगर मार्केट में शेयर का दाम 1000 टका चल रहा है, 100% डिविडेंड माने प्लस 1000 टका आपको नहीं देगा सर, ठीक है। तो नॉर्मली डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करता है तो कंपनी फेस वैल्यू पे करता है, मैं आपको दिखाऊं डिविडेंड रिलेटेड न्यूज, डिविडेंड डिक्लेरेशन, आपको मिलेगा सर, ये खबर नहीं चाहिए हमें, डिविडेंड चाहिए, कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर ही मिल जाता है। एक सेकंड, न्यूज नहीं चाहिए, मिल जाएगा आपको, ये देखो, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ये देखो 18 मई को आईटीसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, देख सकते हैं सर, एक्स डेट और कम डेट, एक्स डेट बने मेन जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट से पहले तक का जो हिसाब है, अनाउंसमेंट कब किया 18 मई को, ठीक है, एक्स डेट क्या हो जाएगा 30 मई को, ठीक है, मतलब जो कोई भी शेयर होल्डर उस डेट तक रहेगा उसका हिसाब होता है सर, बस वही बताना चाहता है। डिविडेंड टाइप क्या है, फाइनल टाइप है, दो तरह का डिविडेंड नॉर्मली होते हैं, एक होता है मेनली होता है फाइनल एंड इंटरिम, इंटरिम जो होता है वो मिडिल में देते हैं सर, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, कभी कभी कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी देते हैं, ठीक है, ये भी क्या बताऊं सर खुशी करने के लिए देता होगा, लेकिन आप यहाँ पर परसेंटेज देखो कितना परसेंटेज बोला है, 675%, आईटीसी का शेयर का दाम चल रहा है 474, अगर मैं मान के चलूं कि 18 मई के अगर इसका दाम 400 टका चल रहा था, 400 के ऊपर कंपनी अगर 675% होता डिविडेंड देता है तो क्या हालत होगा सोचो, तो आप लोग तो बल्ले बल्ले हो जाओगे, मतलब जो भी आईटीसी का शेयर होल्ड कर रहा है वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, हाँ या ना बोलो सर, माने भयंकर हालत हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो, लेकिन कंपनी का जो डिविडेंड है वो किस पे होगा, ये देखो कितना डिविडेंड मिल रहा है आपको 6 टका 75 पैसा, एक्चुअल अमाउंट इज 6.75, तो ये किसके ऊपर हिसाब हुआ है, आपको अभी मैं दिखाया ना आईटीसी का फेस वैल्यू 1 टका था, एक्ट में है। 1 टका, तो 1 के ऊपर 675%, समझ रहे हो सर, 1 रुपी के ऊपर 675%, तो हो जाएगा 6 टका 75 पैसा, दैट इज द केस। अब अगर आपके पास अगर 100 आईटीसी शेयर है, ठीक है, तो 100 आईटीसी शेयर इंटू 6 टका 75 पैसा, तो कितना 600, कितना हो रहा है सर 100 इंटू 6.75, 675, 675, इतना आपके अकाउंट में कंपनी क्रेडिट करेगा, ये डिविडेंड है सर, अगर 1000 होगा तो 1000 इंटू कर देना, अगर 1000 शेयर है किसी के पास,
तो 1000 इंटू 6.75 माने तब कितना हो जाएगा 6750, है ना। ये हिसाब होता है। अगर आपके पास जितना शेयर आपके पास है उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। तो कभी कभी कंपनी फाइनल डिविडेंड देता है, हर साल कंपनी डिविडेंड नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें सर। डिविडेंड डिक्लेयर करने से ऑब्वियसली देना पड़ेगा, ये बात तो तय है सर। अगर कोई कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया तो देना तो पड़ेगा, इसके ऊपर पूरा लॉ है सर, पूरा डिविडेंड लॉ है। अब इतना डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि सर थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है। अब तो उसके लिए तो पूरा कंपनी लॉ का पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर 4 का 5 क्लास लग जाता है सिर्फ डिविडेंड कंप्लीट कराने में। अब ठीक है चलो, तो करेंटली कहने का मतलब इतना है कि अगर आप डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर दिया तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी अनाउंस नहीं किया तो क्या कंपनी डिविडेंड देना मैंडेटरी है? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनी नहीं देगा तो ना देगा। हाँ, एक बात है, 2 तरह का कंपनी होते हैं, ये अगेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कुछ कंपनीज होते हैं जो ग्रोथ करते हैं सर, और कुछ कंपनीज होते हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। माने एक होते हैं जिसका वैल्यूएशन हाई है, ठीक है, हाई वैल्यू कंपनी, हाई इन वैल्यूएशन, माने काफी दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, काफी प्रॉफिट बनाते हैं सर, और कैश रीच है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ कम है। फ्यूचर ग्रोथ, ये डिविडेंड डिसीजन का एक चैप्टर आता है सर फाइनेंस में। माने 2 तरह का चीज हो गया ना, एक लॉ रिलेटेड मैटर भी है कि देना है कि नहीं देना है, और एक हो गया फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कि क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो अगर वैल्यूएशन हाई है, कैश रीच है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ लो है सर, तो अगर आपके पास फ्यूचर ग्रोथ नहीं है या फिर आपको न्यू वेंचर नहीं मिल रहा है, तो आप डिविडेंड दे दो, शेयर होल्डर को खुश कर दो, जैसे कि आईटीसी रिसेंटली करता है, कोल इंडिया जैसे कंपनी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, और भी आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन में सर्च करना डिविडेंड रिच कंपनी, ठीक है, कि कौन सा कंपनी मार्केट में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन सारे के सारे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है सर। तो आप इतना, आप तब समझ लेना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको डिविडेंड से ही इनकम करना है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का हजारों तरीका है। कुछ लोग होते हैं जिनको ना पता होता है, जो रिसर्च कर लेते हैं फंडामेंटली कि भाई मुझे डिविडेंड चाहिए, तो वो डिविडेंड रिच कंपनी में ही शेयर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी ग्रोथ नहीं देगा पर डिविडेंड दे देगा, मुझे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता जाएगा। जैसे आईटीसी वन ऑफ द फेमस है इस केस में। लेकिन हाँ बोलो, IRFC आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी हाई फाई डिविडेंड देते हैं, और भी रिसर्च करो और मिलेगा। कोल इंडिया तो देता ही है। हाँ बोलो। দাদা, বলছি কি ডিভিডেন্ডের টাকাটা কি ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে যায় নাকি ওই ডিমার্টের মধ্যে থাকে, মানে ইসের नहीं, মধ্যে থাকে? बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में दे देता है कंपनी। বোনাস আর স্প্লিটের মধ্যে बोनस स्प्लिट होगा तो बोनस और स्प्लिट के केस में क्या होगा, वो तुम्हारा शेयर में इफेक्ट करेगा, जो না तुम्हारे না डिमेट। ডিফারেন্সটা শুনছি, মানে পার্থক্যটা কি? बोनस और स्प्लिट में, बोनस হ্যাঁ, में तुमको एक्स्ट्रा शेयर मिला, ठीक है, जरूरी नहीं कि बोनस दिया तो स्प्लिट भी करेगा, नॉट नेसेसरी, है ना। लेकिन कंपनी जब स्प्लिट करता है, जब कंपनी स्प्लिट करेगा 10 का शेयर 5 हो जाएगा, तो साथ में नंबर ऑफ शेयर भी तो डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो शेयर होल्डर कैसे मैटर को संभालेगा सर। सोचो, तुम्हारे पास মানে पहले, স্প্লিট করলে ফেস ভ্যালুটা পাল্টাবে আর ইয়ে দিলে ফেস ভ্যালু সেম থাকবে, তাই তো? बोनस के केस में फेस वैल्यू चेंज करना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो बोनस दे ही सकता है, लेकिन अगर वो फेस वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर एक चीज देखने वाला चीज है सर, कि अगर वो फेस वैल्यू चेंज नहीं करेगा तो ओवरऑल वैल्यूएशन इफेक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को तब बोला था कि बोनस और स्प्लिट नॉर्मली हैंड टू हैंड चलता है, लेकिन नॉट नेसेसरी। कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली या तो अपना शेयर को अंदर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करेगा और फिर बोनस डिक्लेयर, क्योंकि मेन वैल्यू कभी भी कंपनी चेंज नहीं करेगा। हवा में कंपनी आपको शेयर नहीं दे सकता, मतलब ऐसा नहीं मन किया चलो दे देते हैं बोनस, ऐसा नहीं करेगा। हमेशा कंपनी ओवरऑल कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके साथ हमेशा एट पार रहेगा, ठीक है। और स्प्लिट को तो आपको पता ही चल गया।
अब डिविडेंड का केस क्या है, डिविडेंड का केस क्या है, अगर डिक्लेयर किया तो देना पड़ेगा, नहीं डिक्लेयर किया तो मैंडेटरी नहीं है। और डिविडेंड का पैसा नॉर्मली बैंक आपके अकाउंट में दे देता है, मतलब शेयर ऑफ कंपनी आपको अकाउंट में दे देगा कि अकाउंट एक तरह पास ना क्यों डिविडेंड। हाँ सर, अकाउंट में कभी हाँ सर। मिलता है ना, मिल जाएगा सर, अकाउंट में ही देता है। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? স্যার মানে স্টক স্প্লিট করলে কি মানে ফেস ভ্যালু কমে যায়? হ্যাঁ অবভিয়াসলি স্টক স্প্লিট করলে ফেস ভ্যালু কমবে। হ্যাঁ, কারণ সেই ফর্মুলা একটা ছিল না, ইকুইটি শেয়ার মানে ক্যাপিটালকে এই আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার দিয়ে ভাগ করলে মানে ফেস ভ্যালু বেড়ে যায়। হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি খুব সিম্পল একটা কনসেপ্ট। সাপোজ এই ওই জিনিসটাই তো বারবার বলছে, তো ফর্মুলাতে যাওয়ার দরকার নেই। তোর কাছে 5 কোটি টাকা আছে, তুই চাইছিস কি 10 টাকা একটা ফেস ভ্যালু করলি 10 টাকা। একটু बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लासগুলো দেখবি বুঝে যাবি। सपोज तेरे पास 5 करोड़ है और तू चाहता है कि तेरा फेस वैल्यू 10 टका हो, तो अगर 5 करोड़ तेरे पास है और फेस वैल्यू 10 है, तो 5 करोड़ बाई 10 करोगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 50 लाख होगा। 50 लाख होगा। अब यही सब शेयर जो है इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करके फ्री फ्लोट करना है, मार्केट से शेयर इशू करना है, सब्सक्रिप्शन करना है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। मतलब जितना वैल्यू तुम्हारे रहेगा उसी वैल्यू के हिसाब से मार्केट से शेयर तुम ग्रोथ कर पाओगे या मार्केट में शेयर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता अभी, ये एक अलग डिस्कशन है। बट अगर आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सुनते हो ना, ये बात मैं लास्ट क्लास में भी बताया कि पूरा आईपीओ रिलेटेड इश्यूज में पूरा डिटेल्स में चर्चा करके रखा। 10-12 लेक्चर्स होगा लगातार, अगर कर लेगा तो अच्छा रहेगा सर। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये ओवरऑल 5 करोड़ का वैल्यू 5 करोड़ ही रहे, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्टॉक को मतलब फेस वैल्यू को कम करना है, तुम हिसाब लगाओ कि अगर 10 को 5 कर दोगे तो ये 5 करोड़ कैसे बनेगा। अगर ये ओवरऑल 5 करोड़ रहेगा और तुम इसको 5 से डिवाइड करना चाहते हो, बोलो 1 कोटी शेयर হয়ে গেছে আর তো 50 লাখ শেয়ার ছিল না 1 कोटी হয়ে गया। तो तुम्हारा शेयर हो जाएगा 1 करोड़, है ना? 1 करोड़ शेयर हो जाएगा। अब 1 करोड़ शेयर 5 टका करके हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर डेवलप हो गया बट वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं चेंज স্যার थीटा। এই স্প্লিট করতে মানে 10 টাকা ফেস ভ্যালু 5 টাকা এসে দাঁড়ালো। তো সেটা তো আমার তাহলে ফেস ভ্যালুটা আমার 5 টাকা মানে আমাকে শো করবে, ধরুন 5 টাকা দিয়ে শো করলো আমার কাছে। পরে কি 5 টাকাটা ইয়া ফেস ভ্যালু 10 টাকা করা যায় নাকি? তাহলে তো যদি আবার পরে ना যদি স্প্লিট করি वो सब रिजोल्यूशन पास करके करना है, मतलब ऐसे अचानक से नहीं कर सकता। मार्केट वैल्यू चेंज होगा। मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस का ही मेरे पास एक एग्जांपल मेरे को याद है। इन्फोसिस तुम लोग स्प्लिट को लेके इतना सवाल क्यों कर रहे हो? ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। इन्फोसिस जब বুঝে গেছি। हाँ बुझे गए चीज, হ্যাঁ বুঝে गেছি। ठीक है। IT stocks earn 1 लाख 2.75 करोड़ in 20 years। ये देखो इन्फोसिस शेयर्स, ठीक है। ये देखो ये कब का बात है, 26 जनवरी 2023। 1:1 बोनस शेयर्स IT stock turns 1 लाख to 2.75 करोड़ in 20 years। ये एक न्यूज आया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख इन्फोसिस शेयर्स आर वन ऑफ दोस डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स दैट हैज हिस्ट्री ऑफ गिविंग बोनस शेयर्स टू इट्स लॉन्ग टर्म पोजिशनल शेयर होल्डिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। ये है सर। This habit of Infosys board makes this stock a lucrative long-term investment options, and it gives some added advantage to long-term investors in comparison to other peers of IT giant। माने सबसे ज्यादा यही करते हैं, इवन IT TCS से भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखो, the same time it has given bonus shares thrice in last 20 years। मतलब लास्ट 20 years में Infosys ने लास्ट 20 साल में 3 बार बोनस दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बोनस शेयर्स गिवन by Infosys on all occasions have been in the ratio of 1:1, means 1 bonus shares for each share held by an Infosys shareholder। बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट, माने जिस दिन बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट वो लोग डिसाइड करते हैं, रिकॉर्ड डेट में अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको और 100 मिलेगा, माने 1:1 का ही मतलब होता है ना।
ये इन्फोसिस का बोनस शेयर का हिस्ट्री है। तो जब भी कंपनी ऐसे बोनस शेयर इशू करे ना, तो स्प्लिट भी एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन BSE वेबसाइट, इन्फोसिस हैज गिवन बोनस शेयर थ्राइस इन लास्ट 20। It traded X मतलब X bonus on 2nd December 2014 for issuance of bonus shares is 1:1 ratio. Infosys stock traded X bonus on 15 June 2015 for 1:2 bonus share and 4 September 2018 में भी बोनस दिया X bonus for issuance of 1 bonus share for each Infosys share held by eligible shareholder of the IT company traded X bonus shares। माने डेट के हिसाब से वो X और इसका कम का एक इशू होता है सर। अब बोनस शेयर जब दिया जाएगा तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखो। 20 years ago, a bottom finisher who delivered discounted buying, ठीक है, discounted buying, he or she had an opportunity to buy Infosys shares at an around 45 piece level, ठीक है, 20 साल पहले। If an investors had invested 1 lakh in Infosys stock at that time, ध्यान से सुनना बात को, the investors would have got 2 Infosys shares, ठीक है। बात को समझे सर, अगर 45% पीस है, ठीक है, और अगर वो 1 लाख शेयर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो कितना शेयर मिलेगा उसको, हिसाब लगा दो सर। 1 लाख डिवाइडेड बाई 45 करो ना, कितना आता है रे? अप्रोक्स क्या इतना आ रहा है? 2222 तो इनका हिसाब सही है, ठीक है। तो 2222 इन्फोसिस शेयर उनके पास है। आफ्टर दैट इन्फोसिस डिक्लेयर्ड 1:1 बोनस। उसके बाद इन्फोसिस ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया। 2014 में भी डिक्लेयर किया, 15 में भी डिक्लेयर किया, 18 में भी डिक्लेयर किया। दिस मीन्स इन्फोसिस शेयर होल्डिंग would have surged to 8 times, माने उसका शेयर होल्डिंग 8 गुना बड़ा होगा, है ना, 8 गुना, क्योंकि 1:1 1:1 तीन बार करके हुआ है। तो 2 into 2 into 2, ठीक है। After every 1:2 bonus share, so an investors who had invested 1 lakh in Infosys stock 20 years ago, ठीक है, तो उसका क्या हिसाब हो जाएगा? 2 into 8 है ना, समझ रहे हो सर? ये जो 8 गुना इसका ओवरऑल बोनस शेयर होल्डिंग बढ़ गया, तो अभी उसके पास कितना शेयर है? 17,776। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो सर। অনেকটা অনেকটা স্প্লিটের মতনই তো। স্প্লিট এখন এখন বোনাস বোঝ, বোনাসটা বুঝলি কিনা বল আগে। হ্যাঁ বোনাস বুঝেছি, বোনাস বুঝে গেছি। स्प्लिट अभी नहीं करना है, अभी स्प्लिट बाद में करते हैं, पहले पहले आप तुम इसको देखो। बोनस समझ में आएगी नहीं? कंपनी ने बोनस दिया, पहले तुम्हारे पास 2222 इन्फोसिस शेयर था, ठीक है, अभी 17,776 तुम्हारे पास शेयर है, क्योंकि कंपनी बार बार तुमको बोनस दे रहा है ना। तो 1:1 करके 3 बार, 2014 2015 2018, तुमने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, ठीक है, 2018 आगे बैठ के हम लोग सोच रहे हैं। तो अभी तुम्हारे पास 1776 शेयर है, जो 8 गुना बढ़ गया, बिकॉज 1:1 करके सोचो ना, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो 2 गुना करके बढ़ गया है। तो अब 1 लाख का जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, 25 जनवरी 2023 को इन्फोसिस का एक पीस का क्या दाम है? 1542। मैं रिसेंटली जो डेटा दिया है वो बता रहा हूँ। दिस मीन्स इन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड 1 लाख इन इन्फोसिस शेयर्स 20 years ago, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 लाख वुड हैव टर्न टू, हिसाब लगा लो अभी, 17,776 इंटू 1542, इतना तो कर ही सकते हो, कितना होता है बोलो? কত হচ্ছে স্যার? अरे कत হলো রে, कितना हुआ? 17,776 इंटू 1542 पर शेयर, 2,74,10,592। ठीक है, मैंने अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 2.75 करोड़, है ना। जो उसने जब स्टार्ट किया था तब ₹1 था, ठीक है। अब आज का हिसाब देखो 2.75 करोड़, और इसके पीछे का मेन रीजन है, इसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी ने आपको बोनस दिया, ठीक है। तो संगे संग नॉर्मली बोनस का बेनिफिट नहीं दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिख जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा खेल है, मैं क्यों बार बार स्प्लिट और बोनस एक साथ बता रहा था। ज्यादातर केस में आप देखोगे कंपनी बोनस भी दे रहा है और शेयर का दाम भी गिर जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है नॉर्मली,
बट आपको हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा। बोनस एक अलग चीज है, स्प्लिट एक अलग चीज है, बट कई बार ये एक साथ भी हो जाता है। तो कंपनी अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस को सेम रखना चाहता है, ठीक है, तो इन दैट केस कंपनी क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, तो आपका जो वैल्यूएशंस है वो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होगा। यानी 1 लाख का वैल्यूएशन शायद 1 लाख रह जाए, या फिर 1 लाख अगर बाद में 1:1 दे, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, पर ओवरऑल वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा। स्प्लिट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि रिटेल वाले जो हैं वो उनको लगे कि शेयर का दाम कम हो गया है, हम लोग अभी फिर से शेयर खरीद सकते हैं, या फिर हम न्यूली एक डिसीजन ले सकते हैं। बट बोनस देने से ऐसा सिचुएशन आता है सर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और स्प्लिट में और कुछ नहीं सर, ज्यादातर केस में ऐसा भी होता है कि कंपनी ने बोनस भी दिया और साथ में स्प्लिट भी करी। इसका भी आपको मैं, अगर मुझे रियल लाइफ और मिलेगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, और भी दिखा, आप लोग चाहो तो खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, स्प्लिट का आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर। चलो, आजकल मैं सोचा था कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन सर एक एक टॉपिक में ही समय लग रहा है। डिविडेंड्स व्हिच आर बिलो 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, क्या बता रहा है, ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक would be deemed to be ordinary dividends and no adjustment in the strike price would be made for ordinary dividends। अगर डिविडेंड ऑर्डिनरी है तो कुछ नहीं करना है। For extraordinary dividends above 5% of the market value of the underlying stock, the strike price would be adjusted। तो अगर कंपनी मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केसेस में मार्केट में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट अगर ऑर्डिनरी डिविडेंड है तो कंपनी को नहीं करना। नॉर्मली किसको ऑर्डिनरी बोलेंगे और किसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे? डिविडेंड अगर वो मार्केट वैल्यू से 5% नीचे है, ठीक है, तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी डिविडेंड कहते हैं। तो ऐसे केस में स्ट्राइक प्राइस के साथ कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माने जिसका वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब उसको स्ट्राइक प्राइस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। For extraordinary dividend above 5% of the market value of the underlying security, all positions in existing strike price shall continue to exist in the corresponding new adjusted strike price for respective options contract। ठीक है, माने वो सारा चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया जो मार्केट वैल्यू से भी 5% ज्यादा है। All open positions shall be carried forward at the daily settlement price less dividend amount for the respective future contract। सारा सेटलमेंट होगा लेकिन डिविडेंड प्राइस को माइनस करते हुए चलेगा, जितना एक्स्ट्रा आपको डिविडेंड प्राइस दिया गया है उसको माइनस करते हुए एडजस्टमेंट करेगा। तो टू डिसाइड वेदर द डिविडेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं, दैट इज अबव 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, ठीक है, अबव 5% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। अंडरलाइंग स्टॉक माने जो भी आपका अंडरलाइंग है, अब ये सब बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको पता है। द मार्केट प्राइस वुड मीन the closing price of the stock on the day previous to the date on which the announcement of the dividend is made by the company after meeting of board of directors। However, in case where the announcement of dividend is made after the close of market hours, the same day's closing would have been taken। If the shareholder of the company in the AGM change the rate of dividend declared by the board, then to decide whether the dividend is extraordinary or not would be based on the rate of dividend communicated to the exchange after AGM and the closing price of the stock on the day previous on the date of AGM। माने बेसिकली किस पर्टिकुलर डेट में किसको लिया जाएगा उसका एक छोटा सा थ्योरेटिकली बोला है आपको, ठीक है। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड बाय एनी कंपनी, द टोटल डिविडेंड अमाउंट, अगर कंपनी डिक्लेयर द टोटल डिविडेंड अमाउंट स्पेशल और ऑर्डिनरी वुड बी रिड्यूस फ्रॉम ऑल द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस से डिविडेंड अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, उसके ऊपर ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। इस बात का ध्यान रखें। The revised strike price would be applicable from ex dividend date specified by the exchange, जो आपको exchange डिक्लेयर करे, और जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो डिविडेंड अमाउंट से माइनस करके ही उसका हिसाब होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। ये नॉर्मली कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर बेस करके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में या फ्यूचर ऑप्शंस में हिसाब किताब होता है। बाकी थ्योरेटिकली इतना तो पता कर लो सर, बाकी जब आप लोग मार्केट में जाओगे ना आपको और इसका कैलकुलेशंस और समझ में ऐसे ही आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन डे टू डे एरिया। मार्जर डीमार्जर के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अच्छा, आगे रह जाता है सर पोजीशन लिमिट और मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट। MWPL का एक एरिया है, बस ये दोनों कॉन्सेप्ट है। एक काम करते हैं सर, दोनों कॉन्सेप्ट में बात करेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, कल बता देंगे ये दोनों, पोजीशन लिमिट का कॉन्सेप्ट और
आपका MWPL का कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा, और मार्केट डेली न्यूज़पेपर का क्या इफेक्ट है वो भी बता दूंगा। ठीक है, आप कैसे न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट। ये 3 टॉपिक पढ़ के फिर ये चैप्टर में क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? স্যার ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে তাই জন্যই তো শেয়ারের দাম কমে যায়, কারণ স্পটে তো প্রাইসের দামটা কমে যাচ্ছে, ডিভিডেন্ড তো एग्जैक्टली মাইনাস হবে। इसीलिए तो ये तूने ये चीज मेरे को बहुत दिन पहले एक बार पूछा था ना। হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ, তখন তো জানতাম না, আমি ভেবেছিলাম যে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা হতো মানে শেয়ার হয়তো ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, প্রাইস एक्चुअली তো বেড়ে যাবে। इसके इसके पीछे एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि जितना डिविडेंड कंपनी ने दे दिया, कंपनी के ओवरऑल जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल से उतना वैल्यू कम हो गया सर। नॉर्मली एक छोटा सा हिसाब है सर। आप लोग फाइनल अकाउंट्स तो हर कोई किए हो, है ना, स्कूल लेवल में। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब कंपनी नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट को आप लोग कैपिटल में ऐड करते थे, है ना। अगर कोई ड्राइंग्स होता था उसको लेस करते थे और प्रॉफिट को ऐड करते थे, तो ओवरऑल कैपिटल आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अब मानो कि आपको डिविडेंड देना है तो प्रॉफिट से ही तो देना है, और प्रॉफिट एक्चुअली कैपिटल में ऐड होता है। तो आप जितना डिविडेंड दे देते हो मार्केट में, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे होते हैं कि कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं होता है, फिर भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने का है ना सिस्टम है। पुराना प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, उसका भी रूल्स रेगुलेशन है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप डिविडेंड देते हो तो कंपनी अपना जो कैपिटल है उससे अल्टीमेटली कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। डिविडेंड देना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि भाई देखो मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, अपने शेयर होल्डर को देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ऑन दैट मोमेंट देखो, अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, इसका मतलब कंपनी के पास उतना पैसा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में शेयर में भी पड़ता है। तो इसीलिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद संगे संग कभी भी शेयर का दाम नहीं बढ़ता है ज्यादातर केस, अगर कोई दूसरा कोई इफेक्ट ना हो तो इसलिए देखना डिविडेंड। लेकिन हाँ, यही शेयर बाद में बहुत सारे लोग खरीदना चालू करेगा। क्यों? जब उनको पता लगेगा कि भाई कंपनी डिविडेंड अच्छा देता है, तब उसमें आपको धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है सर। স্যার ডিভিডেন্ড শেয়ার যেটা দেয় কোম্পানি, সেই শেয়ারটা কোথা থেকে ইস্যু করে? মানে সেটা কি নতুন করে ইস্যু করা হয় নাকি না যেগুলো মানে আউটস্ট্যান্ডিং যে শেয়ার থাকে তার থেকে দেওয়া হয়? ना ना, डिविडेंड डिविडेंड शेयर माने शेयर एज ए डिविडेंड। डिविडेंड इन कैश भी हो सकता है, डिविडेंड इन काइंड भी हो सकता है। ठीक है, सो डिविडेंड शेयर इज बेसिकली इन काइंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। डिविडेंड तुम बाई कैश भी दे सकते हो, बाई काइंड भी दे सकते हो। तो काइंड में शेयर दिया जाता है, वो भी कंपनी का रिजर्व का ही हिस्सा होता है। नॉर्मली कंपनी का रिजर्व का ही हिस्सा होता है, वहीं से कंपनी देता है। एक चीज था वारंट का, एक कॉन्सेप्ट था, मैं कल बताता हूँ। वारंट में डिटेल्स में नहीं बोला, ठीक है, वारंट के बारे में बताऊंगा कल। 2-3 टॉपिक कल बताते हैं सर, ठीक है सर। 2-3 टॉपिक का ঠিক আছে डिस्कशन कल बताते हैं सर। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, कॉर्पोरेट एक्शंस का आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। ডিভিডেন্ড দেওয়ার পরে তাহলে হ্যাঁ, আমি দেখেছি যে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়ে গেলে হ্যাঁ, মার্কেটটা মানে শেয়ারটার প্রাইস না ওই এক সপ্তাহ পরে প্রায় কমে যায় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, আমি ওইটাই অনেকবার ওইটাই তো বলছিলাম, ওইটাই তো বলছিলাম আমি, कि डिविडेंड দেওয়ার পর শেয়ারের দাম পড়ে, ডিভিডেন্ড দেওয়ার পরে শেয়ারের দাম বাড়ে না। যেটা মিসকনসেপশনস আছে মার্কেটে। মার্কেটে এরকম মনে হয় ডিভিডেন্ড দিয়েছে মানে শেয়ারের দাম বাড়বে। না, শেয়ারের দাম পড়বে। ঠিক আছে, इन जनरली उसके बाद धीरे धीरे शेयर में ग्रोथ होता है, क्योंकि उसमें लोगों को वैल्यू दिखता है। तो फिर धीरे धीरे देखना फिर से एक तुमको ट्रेंड नजर आएगा। लेकिन डिविडेंड देने के बाद मार्केट गिरेगा, ऑब्जर्वेशन करना तुम लोग। ठीक है सर, कल मिलते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। স্যার এই পিডিএফটা আমাকে সেন্ড স্যার করুন আজকে প্লিজ। এটা পাঠানো আছে তো? নেই? পাঠিয়েছিলাম সবাইকে। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো যদি হারিয়ে গেছে তো। হ্যাঁ স্যার, আমি খুঁজে ঠিক পাচ্ছি আছে, না, ওই জন্য আমার ঠিক বড় আছে, হচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো। বাই। ওকে, বাই স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, কি হয়েছে?
হ্যালো সম্পদ কিছু বলছে, সম্পদ কি